हाँ भाई, क्या हाल है स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे जो चीज़ वो है हमारी स्क्यूनेस। ठीक है, हम स्टडी करेंगे कि स्क्यूनेस क्या है और फिर हम ये देखेंगे कि स्क्यूड डेटा या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आखिर कैसा डेटा होता है। ठीक है, और इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिमेट्रिकल या बेल शेड कर्व क्या होता है, स्क्यूड डेटा क्या होता है, सिमेट्रिकल कर्व क्या होता है एंड सो ऑन। देखो, लेट्स से मैंने एक क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट नंबर 1। ठीक है, और लेट्स से वो 100 मार्क्स का टेस्ट था। 10, 15, 20 बच्चे थे क्लास में। जो रिजल्ट्स आए वो कुछ यूँ आए कि भाई एक बच्चे के 20 मार्क्स आए 100 में से, हाँ, आउट ऑफ 100 टेस्ट है। दूसरे के शायद 35 मार्क्स आए, तीसरे के 48, चौथे के 49, पाँचवें के 52, छठे के 52, सातवें के 52, आठवें के 53, फिर 9th स्टूडेंट के जो आए मार्क्स वो आए कुछ 75, 10th स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 82 और एक स्टूडेंट था जिसके मार्क्स आए 95। ये पहला टेस्ट था, टेस्ट नंबर 1। अच्छा, मैंने एक बहुत मुनासिब टेस्ट बनाया था, ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था ना ही बहुत ज़्यादा आसान था। फिर एक हम कह लेते हैं टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 जो है ना, वो मैंने बहुत मुश्किल टेस्ट बनाया। अच्छा, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हम देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 के आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं। फिर मैंने टेस्ट नंबर 2 कंडक्ट किया और जो टेस्ट नंबर 2 कंडक्ट किया वो बहुत मुश्किल टेस्ट था। तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए वो आए 10, 11, 11, 12, 13, 15, 42, 65, 87। ठीक है, कितने होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं ना। तो एक के 9 मार्क्स भी आए और एक के कह लेते हैं एक और 87 वाला। और फिर मैंने एक और टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट नंबर 3, और ये बहुत आसान टेस्ट था, बहुत आसान। जो मार्क्स आए वो कुछ यूँ आए 25, 48, 65, 67, 67, 68, 85, 90। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 92, 95, 96। अब कहने को हैं तीनों टेस्ट। ठीक है, जब मैं पहले टेस्ट की बात करूंगा तो पहले टेस्ट में क्या है, कम मार्क्स लाने वाले, बिल्कुल कम मार्क्स लाने वाले, यानी कि 20 और 35 मार्क्स लाने वाले, कम मार्क्स लाने वाले कम स्टूडेंट्स हैं। बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले भी कम स्टूडेंट्स हैं। और मेनली स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए ना वो मिड रेंज में आए। अगर मैं 3 डिस्ट्रीब्यूशंस कर दूं रफली मार्क्स की, बहुत कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, नॉर्मल परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स, हाई मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स, तो मुझे ये मालूम होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो एक मिड रेंज में आए। एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कंपैरेटिवली कम स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से अगर मैं टेस्ट नंबर 2 की बात करूंगा तो 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11, 11, 12, 13, 15 मार्क्स। यहां पर क्या है, यहां पर कम मार्क्स लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जबकि नॉर्मल या ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम है।
और तीसरे टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कम मार्क्स लाने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, जबकि नॉर्मल या ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स क्या हैं, ज्यादा। तो ऑल्दो ये 3 टेस्ट हैं और तीनों टेस्ट 100 मार्क्स के हैं, लेकिन इनकी जो आप कह लो कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी नहीं है। अच्छा, अमूमन आमतौर पर अगर आप किसी डेटा की बात करो ना तो वो इस तरह का होता है जिस तरह का टेस्ट नंबर 1 है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक वेरिएबल है हाइट। लेट्स से एक बंदे ने जो है ना 1000 अलग अलग लोगों की, 1000 मुख्तलिफ लोगों की हाइट नोट करी। तो बहुत शॉर्ट हाइट रखने वाले बहुत कम लोग होंगे, बहुत हाई हाइट रखने वाले बहुत कम लोग होंगे। जनरली जो लोगों की हाइट होगी ना वो एक स्पेसिफिक रेंज में होगी, 5 के आसपास होगी, 5 फीट के आसपास होगी, 5 और 5 के आसपास होगी। 6 फीट्स एंड 5 या 7 फीट्स वाले बहुत कम लोग होंगे, या 4 फीट्स एंड सर्टेन इंचेस वाले बहुत कम लोग होंगे। इसी तरह से वेट की बात कर लो। अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों का वेट आप नोट करोगे और उसको लिखोगे तो शायद 30, 40, 50 किलो वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, 150, 200 किलो वाले भी बहुत कम लोग मिलेंगे। जनरल जो रेंज होगी वो क्या होगी, 60, 70, 80, 60, 70, 80, 90। तो अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से, जिस तरह से हाइट की एग्जांपल दी, जिस तरह से वेट की एग्जांपल दी, जो आमतौर पर जनरली एग्जिस्ट करती है या उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है नेचुरल चीज़ों में, इस तरह के डेटा को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये किसी भी चीज़ में तुम इसको देख सकते हो। जनरली हमारा जो डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मूवीज़। लेट से तुमने 100 अलग अलग मूवीज़ की लेंथ को कैलकुलेट किया, तो शायद तुम्हें 4 घंटे वाली या 3.5 घंटे वाली 1-2 मूवीज़ मिलेंगी, आधे पौने घंटे वाली 1-2 मूवीज़ मिलेंगी। जनरली जो मूवीज़ होंगी वो 2 आवर्स के आसपास की रेंज की मिलेंगी। ये एक और एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर तो आपका कोई भी डेटा जो आप स्टडी कर रहे हो उसमें एक्सट्रीम्स कम हैं, बहुत कम वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा वाली चीज़ें कम हैं, और मिड रेंज वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उस डेटा को हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। इसी तरह से टेस्ट नंबर 1 को हम ये कहेंगे कि शायद इसके रिजल्ट जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 क्या है, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक एक्सट्रीम ज़्यादा है, इसको हम स्क्यूड डेटा कहते हैं। सर क्या रियल लाइफ में स्क्यूड डेटा एग्जिस्ट नहीं करता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर भी है ना। अगर कोई टीचर जो है वो टेस्ट नंबर 2 ऐसा टेस्ट ले जो बहुत आसान है, तो तकरीबन सभी, बहुत मुश्किल है, तो तकरीबन सभी फेल हो जाएंगे, पास होने वाले बहुत कम होंगे। अगर टेस्ट ऐसा हो कि बहुत आसान हो तो पास होने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, फेल होने वाले बहुत कम होंगे, तो स्क्यूड डेटा हो जाएगा। लेकिन आम हालात में जब कोई टेस्ट पेपर बनाता है टीचर, तो आम हालात में वो क्या करता है, एक नॉर्मल टेस्ट पेपर सेट करता है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई आते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत एक्सट्रीमली लो आते हैं। जनरली जो पास या फेल होने वाले होते हैं वो मिड के मार्क्स में फॉल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्क्यूड डेटा कहते हैं। बहरहाल अभी हमारी डिस्कशंस ख़त्म नहीं हुई हैं। एक मैंने आप लोगों को हिंट दे दी कि 3 तरह के डेटा हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए एक डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं एक्स एक्सिस पर मार्क्स लिखूं, 1 मार्क, 2 मार्क,
3 मार्क, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। लेट से मैंने एक 5 मार्क्स का टेस्ट लिया, लेट से मैंने एक क्लास में 5 मार्क्स वाला टेस्ट लिया और वो एक नॉर्मल पेपर है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। तो शायद यहाँ पर चलो फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना 2, 4, 6, 8 ऐसे ही मैं नंबर्स डाल रहा हूँ। स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये मार्क्स है। अब अगर ये एक नॉर्मल टेस्ट है, यानी कि ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल, तो शायद 5 मार्क्स लाने वाले 1 या 2 बच्चे हों और 1 मार्क लाने वाला भी शायद 1 या 2 बच्चे हों। जनरली हाँ हो सकता है 2 मार्क्स लाने वाले जो है वो 4-5 बच्चे होंगे, 3 मार्क्स लाने वाले, 4 मार्क्स लाने वाले, इस तरह का डेटा होगा। अगर ये एक नॉर्मल सा टेस्ट है, जिस तरह से टेस्ट नंबर 1 था, भाई एक टीचर अगर एक नॉर्मल आम टेस्ट बनाएगा तो कोई ही एक स्टूडेंट होगा जो फुल मार्क्स लेकर आएगा, जो जिसको सब आता होगा, कोई एक स्टूडेंट होगा जिसके मार्क्स बहुत बुरे आएंगे, और आमतौर पर स्टूडेंट्स के मार्क्स के आएंगे पासिंग या उसके आसपास। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं इससे फ्रीक्वेंसी कर्व बना दूं, यानी कि हिस्टोग्राम के सारे मिड पॉइंट्स को मीट कर दूं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो है ना वो कुछ इस तरह का होगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मार्क्स का टेस्ट लेता हूं और वो 5 मार्क्स का टेस्ट जो है ना वो ऐसा है कि वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो उसके मार्क्स बनाएंगे तो 1 मार्क लाने वाले शायद 1 ही स्टूडेंट हो, 2 मार्क्स लाने वाले 2-3 स्टूडेंट्स होंगे, 4 मार्क्स लाने वाले बहुत ज़्यादा 5-6 स्टूडेंट्स होंगे, और अमूमन स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए होंगे अगर बहुत आसान टेस्ट है। तो इसके अगर सारे मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए और उनको बॉटम से मिलाया जाए तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, टॉप रीच कर कर और फिर फॉल करेगा। और अगर मैं बहुत मुश्किल टेस्ट बना दूं, मैं एक 5 मार्क्स का टेस्ट बनाऊं और वो 5 मार्क्स का जो टेस्ट मैं बनाऊं ना वो बहुत मुश्किल टेस्ट बना दूं, तो क्या होगा? 1 मार्क लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, 2 मार्क्स लाने वाले उससे कम होंगे, 3 मार्क्स लाने वाले उससे कम होंगे, 4 वाले उससे कम होंगे, 5 शायद कोई लेकर ही ना आए या एक आधा स्टूडेंट 5 ले आए। इस केस में अगर मैं फ्रीक्वेंसी कर्व बनाऊंगा, यानी कि सारे मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा हिस्टोग्राम के, तो कुछ बार रफली ऐसा बनेगा, कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब हम इन पॉसिबिलिटीज को और डिटेल में पढ़ते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में क्या होती है? एक्सट्रीम्स वैल्यू, एक्सट्रीम की वैल्यूज कम होती हैं और मिड वाली वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। इसीलिए ये जो आपका ये कर्व है ये मिड में ऊपर तक जा रहा है। ऊपर तक इसलिए जा रहा है क्योंकि मिड में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब इस डेटा को हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अच्छा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में जनरली कंपनी की मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन, और ये सब सेंटर में फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया और क्लास में 4-5 स्टूडेंट्स हैं, एक के 2 मार्क्स आए, फिर 4 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट, दूसरा 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, फिर 5 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स, फिर एक स्टूडेंट जो है ना वो 8 मार्क्स वाला है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है ना, एक्सट्रीमली लो मार्क्स वाला एक ही स्टूडेंट है, एक्सट्रीमली हाई मार्क्स वाला एक ही स्टूडेंट है, और जनरली स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 4 या 5 या 6
इस कैटेगरी में आए, 2 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, 6 मार्क्स है, 8 मार्क्स है। एक रफ मैंने ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर मार्क्स लिख दिए, ठीक है। एक रफ डायग्राम है, अगेन मैं बता देता हूँ। अच्छा, 5 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स कर देते हैं ताकि डायग्राम से और रियलिस्टिक चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हों। हम इसको कर देते हैं 4 4 5 5 5 6 6 और 8, बिकॉज जो 5 मार्क्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एक रफ मैं आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की बात बता रहा हूं। अब अगर इसका आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन क्या होता है? मीन के लिए आप क्या करोगे? 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 8 सबको ऐड करोगे, 45 बनता है। और कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है। 9 से डिवाइड करोगे, 45 डिवाइडेड बाई 9 इज 5। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 8 45 बनता है। वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से डिवाइड करेंगे, मीन 5 बनता है, ठीक है। अच्छा, मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट, वो भी 5 है। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। तो अगर 9 वैल्यूज हैं, 4 4 छोड़ दी, 5वीं वैल्यू वो भी 5 है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के केस में अगर डेटा प्योरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन, और बीच वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, इन रियलिटी एब्सोल्युटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं मिलता, बिकॉज ऐसा जरूरी थोड़ी है कि क्लास में 9 लोग हैं तो एक के 2 मार्क्स आए तो एक के 8 मार्क्स आए, 2 लोगों के 4 मार्क्स आए तो 2 लोगों के 6 मार्क्स आए, और 3 लोगों के 5 मार्क्स आए। कुछ ऊंच नीच हो सकती है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता था ना, इस स्टूडेंट के 6 नहीं 7 आए होते, तो आपकी मीन क्या हो जाती? आपकी मीन हो जाती 46 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 5.1111, और मोड और मीडियन कितना होता? वो 5 होता। तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि यार इन रियल लाइफ ऑब्वियसली चीज़ें इतनी परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं। जिस तरह की इस एग्जाम्पल में मैंने बना दिए कि 2 स्टूडेंट्स के 4 आए तो 2 के 6 आए, और बीच में 5 लाने वाले 3 ही स्टूडेंट हैं, और 2 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट है तो 8 वाला भी 1 स्टूडेंट है। लेकिन रफली ये एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में, विच इज मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन, ठीक है। ये एक टाइप हो गई डेटा की। अच्छा, उसके बाद ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो गया। अब हमने ये पढ़ा कि भाई डेटा जो है वो स्क्यूड भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा सर? अच्छा, इस केस में क्या है? इस स्पेसिफिक केस में तो हमने ये पढ़ लिया ना कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड एंड दे विल लाई इन द सेंटर, यानी कि ये जो सेंटर था वहां पर 5 लिखा था, सेंटर में लाई करता है। अगर हमारे पास स्क्यूड डेटा हो तो उसमें 2 केसेस हैं। केस नंबर 1 वो वाला है कि जिसमें शुरू में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और बाद में फ्रीक्वेंसीज कम हो, वो वाला केस जिसमें एक ऐसा टेस्ट लूं जो बहुत ही मुश्किल है, तो कम मार्क्स लाने वाले ज्यादा स्टूडेंट, ज्यादा मार्क्स लाने वाले कम स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा सर, इस स्पेसिफिक डेटा को हम क्या कहेंगे और ये है क्या? देखो, ये स्क्यूड डेटा कहलाएगा। स्क्यूड डेटा का मतलब ये है कि ज्यादा मार्क्स लाने वाले कम लोग हैं और कम मार्क्स लाने वाले यहां पर ज्यादा लोग हैं, और ये कहलाता है स्क्यूड टू दी राइट। क्या कहलाता है? स्क्यूड टू दी राइट, या इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, ये वो वाली एग्जांपल है कि आपने एक 10 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, पहले स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, दूसरे के 2 आए, तीसरे के 3 आए, चौथे के 3 आए, 5वें के 4 आए,
और एक स्टूडेंट 7 मार्क्स वाला, एक 9 मार्क्स वाला, इस तरह की कोई एग्जाम्पल है। कम मार्क्स वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स, इसीलिए कम मार्क्स पर ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स होंगे ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 7 और 8 और 9 मार्क्स पर फ्रीक्वेंसी कम है। सर इसमें क्या मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टी चल रही होती है, ये बता दें। देखो ये जो पॉइंट होगा ना, ये तो मोड होगा, क्योंकि मोड की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। तो जनाब फ्रीक्वेंसी तो यहां से पढ़ी जाती है, तो ये जो टॉप आ रहा है इधर जो वैल्यू लिखी हुई होगी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो मोड तो ये होगा। उसके बाद जो यहां वाली वैल्यू होगी, ये जो भी रीडिंग करोगे, ये मीडियन की वैल्यू होगी, और उसके बाद उसके मजीद आगे ये मीन की वैल्यू होगी। ठीक है। अब अगेन ये एक रफ रिलेशनशिप है कि ऐसा होता है अगर कोई डेटा स्क्यू टू दी राइट या पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो उसके मोड वाली वैल्यू सबसे कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर मोड 5 है, मीडियन की वैल्यू उससे ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल 7, और मीन की वैल्यू उससे ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल 9। ठीक है। ये कब होता है? जब डेटा स्क्यू टू दी राइट हो। अच्छा, अब एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये है कि मैंने जो ये लाइंस बनाई है ना, इसके डिस्टेंस का भी कोई कमाल है जो हमें समझना होगा। डिस्टेंस के कमाल से सर क्या मतलब है आपका? देखो मैंने ये जो 3 लाइंस बनाई हैं जो मीन मीडियन मोड को बता रही हैं, इसमें मोड और मीडियन के बीच का फासला ज्यादा है और मीडियन और मीन के बीच का फासला कंपैरेटिवली कम है। अब इसका एक एम्पेरिकल रूल है। सर एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। एम्पेरिकल रूल का मतलब ये होता है कि कोई इसका रैशनल या लॉजिक नहीं है, या हर बार हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब स्टैटिस्टिशियंस ने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को, सिनेरियोज को, चीज़ों को मुख्तलिफ स्टडी किया, स्क्यूड डेटा को स्टडी किया, तो उन्होंने एक एम्पेरिकल रूल, एक रिलेशन कह लो, एक एम्पेरिकल रिलेशन ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, एक एम्पेरिकल रिलेशन देखा मीन मीडियन मोड के बीच में, और वो ये देखा कि मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, यानी कि अगर मैं मीन में से मोड को माइनस करूं, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मिसाल के तौर पर लेट्स से कोई ये कहता है कि यार अच्छा ये रूल याद रखना कि ये स्क्यू टू दी राइट और स्क्यू टू दी लेफ्ट जो अभी मैं पढ़ाऊंगा दोनों में चलता है। स्क्यू टू दी राइट डेटा में भी चलता है और स्क्यू टू दी लेफ्ट डेटा में भी चलता है। अभी तो हम स्क्यू टू दी राइट के डायग्राम पर हैं, स्क्यू टू द लेफ्ट का डायग्राम मैं बनाऊंगा, लेकिन दोनों में ये रूल चलता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी मोड है 4, ठीक है ना। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है 4। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मीडियन है वो है 6, और कोई बोलता है मीन ढूंढो, तो मैं इस एम्पेरिकल रूल के तहत मीन ढूंढ सकता हूं। यह बात याद रहे कि एम्पेरिकल रूल का, एम्पेरिकल रिलेशन का मतलब यह है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास डेटा होता और उसके मैं मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करता तो यही रिलेशन आता। ये रूल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा ना हो, जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा ही ना हो। ओरिजिनल डेटा होगा तो हम उससे मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करेंगे जो तरीके हमने सीखे, लेकिन डेटा नहीं है मेरे पास, खो गया,
मोड पता है मुझे 4 है, मीडियन पता है मुझे 6 है। कोई बोलता है यार ये जो भी डेटा था ना इसका मीडियन कितना, मीन कितना होगा, इसका भाई अंदाजा बता दो। तो आप करोगे क्या, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मीन की जगह x लिख दो, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 18, ठीक है। और ये बन जाएगा x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 4, ठीक है। x माइनस 3x इज माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 14 और x कितना होगा 7, यानी कि ये जो मीन होगा ना, ये मीन होगा हमारा 7। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था इस पे मैंने इन दोनों लाइंस के बीच में, इसको अगर पहली लाइन कहूँ इसको दूसरी लाइन कहूँ, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना ये कम रखा है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रखा है। मोड और मीडियन के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। मीडियन और मीन के बीच में कितने का फर्क है, 1 का। फॉर्मूले से भी ये प्रूव हो गया। तो ये भी एक अहम बात है, अगर डायग्राम बनी भी हो तो मीडियन और मीन के बीच का फासला कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू मोड एंड मीडियन, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जो डेटा होता है वो हमारा कहलाता है स्क्यूड टू द लेफ्ट, या हम इसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। ये वो वाली कहानी है जिसमें ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स से कम वाले बहुत कम स्टूडेंट्स थे। इस सिनेरियो में हमारा डायग्राम कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। इसमें भी वो एम्पेरिकल रूल अप्लाई होता है, हाँ अप्लाई होता है। सर इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस ये होगा कि मोड सबसे ज़्यादा, मीडियन उससे कम, और मीन और कम। और इसमें भी यही होगा कि ये एक डिस्टेंस है और ये दूसरा डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोड 10 है और आपका लेट से मीडियन जो है वो 8 है, और कोई बोलता है मीन ढूंढो, तो मुझे पता है मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, और ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 14। ऐसा ही है ना। और इत्तेफाक से इस बार भी मेरा आंसर जो आएगा वो 7 ही आ रहा है। ये इत्तेफाक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरह के डेटा होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। अच्छा, फिर हम एक स्क्यूनेस यानी कि कौन सा डेटा कितना ज़्यादा स्क्यूड है उसका भी एक मेजर कैलकुलेट करते हैं। सर इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर लेट से मैंने एक टेस्ट लिया और वो बहुत आसान टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है। 10 स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, दूसरे के जो है वो 8 आए, तीसरे के 8 आए, चौथे के 8 आए, फिर 9 9 9 10 10। अब तुम देख रहे हो यार ये पॉजिटिवली स्क्यू सॉरी ये डेटा जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब होता है बाद वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और एक और टेस्ट किया वो भी बहुत आसान था, लेकिन उसमें क्या हुआ, 2 मार्क्स और फिर 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स 9 मार्क्स 10 मार्क्स। अब देखो यहां पर भी फ्रीक्वेंसीज ज्यादा मार्क्स वाली ज्यादा है, लेकिन इसका स्प्रेड ज्यादा है। स्प्रेड ज्यादा से मतलब ये है कि चलो 6 मार्क्स 7 मार्क्स वाले बच्चे भी हैं। यहां पर तो इतना आसान टेस्ट था कि तकरीबन सबके फुल मार्क्स आए या फुल के बहुत करीब आए। यहां पर भी ऐसा ही है कि ज्यादा मार्क्स लाने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी वो स्प्रेड अप हुए हैं। दोनों में डिफरेंस है ना, कहलाएंगे दोनों नेगेटिवली स्क्यूड, लेकिन शायद ये ज्यादा स्क्यूड है। बहुत ज्यादा मार्क्स वाले लाने के लिए सारे स्टूडेंट्स आ गए।
तो कौन सा डेटा कितना ज़्यादा स्क्यूड है उसका एक मेजर कैलकुलेट किया जाता है, जिसका मैं आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, और वो कहलाता है पियर्सन्स मेजर या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है एज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और मुझे एम्पेरिकल रूल मालूम है जिसके हिसाब से ये जो 3 मीन माइनस मीडियन है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं मीन माइनस मोड से। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों वैलिड फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो जनरली ये +-1 +1 या -1 की रेंज में फॉल करता है, लेकिन ये +-3 तक भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस कितना आएगा? तो ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। बिल्कुल सर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मीन और मोड दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल मीन 5 है, मोड भी 5 है, स्टैंडर्ड डिवीजन कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 5 - 5 is 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो 0। तो अगर कोई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसके लिए ये जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस होगा वो 0 आएगा। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो लेकिन मीन थोड़ी सी 5.1 आ रही हो और मोड जो है वो 5 आ रहा हो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था रियल लाइफ सिनेरियो, तो भी कितना आएगा? नियर टू 0 आएगा ना, नियर टू 0 आएगा, 0.05 बन रहा है। तो हम यही कह देंगे यार तकरीबन डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि मीन मीडियन मोड बिल्कुल ही बराबर आए। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा थोड़ी सी ऊंच नीच रियल लाइफ में होती है, ठीक है। तो स्लाइटली कह लो, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली, वेरी स्लाइटली स्क्यूड डेटा है ये। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से ये वाला केस है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस है, तो इस केस की अगर हम बात करेंगे और अगर हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करें, स्क्यूनेस का फॉर्मूला हमने देख लिया, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, यही फॉर्मूला है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन तो नहीं मालूम मुझे क्योंकि पूरा डेटा नहीं है, लेकिन जब मैं मीन माइनस मीडियन करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव? सर नेगेटिव आएगा। तो अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव आएगा, वो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि डेटा स्क्यूड टू द लेफ्ट है या नेगेटिवली स्क्यूड है। अच्छा सर, पॉजिटिवली में क्या होगा? भाई यहां पर अगर तुम कैलकुलेट करोगे स्क्यूनेस के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है 3 टाइम्स मीन, यहां पर मीन कितनी है 7, माइनस मीडियन, मीडियन कितना है 6, अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा स्टैंडर्ड डिवीजन कैन नॉट बी नेगेटिव, उसकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर पॉजिटिव आता है तो डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर 0 आता है तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अगर नेगेटिव आएगा तो डेटा नेगेटिवली क्या कहते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। तो ये स्क्यूनेस के कुछ मेजर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अब आपने जो है वो इन चीज़ों को डिटेल में देखना है। आपसे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं, कोई ख़ास डिटेल्स इतनी एज सच पूछी नहीं जाती हैं, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया।